कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज्ञा का कहना भी ठीक है, तुम्हें इससे प्यार तो है नहीं। अगर कल को तुझे कोई और लड़की पसंद आ गई तो? सिया बोली। पर मैं इसे पसंद करता हूँ, समर झिझकता हुआ बोला। समर की बात सुनकर वो तीनों ही उसकी तरफ देखने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत बोल गया है। मेरा मतलब है कि ये मुझे बुरी नहीं लगती, मेरी दोस्त है, ये मुझे पसंद है, तभी तो मैंने इससे दोस्ती की। मैं वो प्यार वाले पसंद की बात नहीं कर रहा, पर क्या पता वो भी हो जाए। मेरा कहना बस इतना है कि ये अभी छोटी है, इसलिए अभी इसकी शादी के पीछे ना पड़ो। दादी आप चिंता ना करो, इसकी शादी कराने की चिंता मेरी। अगर कोई ढंग का ना मिला तो मैं इससे शादी करूँगा। अब सभी और हैरान हो गए, ये कैसे वादे किए जा रहा है, पर आज्ञा उसकी बात से सहमत थी। समर ने सिया से कहा, मम्मा अब घर चलें, आप भी कहीं बीमार ना हो जाना। सिया का काम हो गया था, अब उसने करना भी क्या था, सो वो दीपा और आज्ञा से विदा लेकर चल दी। कार में बैठते ही समर बोला, मम्मा अभी मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है, आप यूं ही मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मैं शादी 30 के बाद करूँगा, उस वक्त तक कुछ बन भी जाऊंगा। बाकी आज्ञा को भी अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, आप क्यों फोर्स कर रहे हो? आपने तो अपनी शादी मर्जी से की थी, तो मुझ पर ये शादी क्यों थोप रहे हो? तुम पर ये शादी किसने थोपी? तुमने कहा कि तुम्हें नहीं करनी, तो मैंने सचिन और ऋषि से बात कर ली। वो दीपा बेचारी पीछे पड़ी थी, मैं क्या करती? दादी आप लोगों ने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। आप शायद भूल गए कि मैं द ग्रेट हैकर आहुल ओबराय का पोता और विक्रम ओबराय का बेटा समर ओबराय हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे आपकी ये ट्रिक्स पता नहीं क्या? ये ऋषि को आपने प्रॉमिस कर दिया कि उसके पापा को मना लेंगे, फिर सचिन को मना लिया। क्या है ये सब सिर्फ मुझे शादी के लिए मनाने के लिए? समर थोड़ा सा नाराज़गी से बोला, तूने तो कह दिया कि सिर्फ शादी के लिए, पर तू हमारी तरफ नहीं देखता। अब हम बूढ़े हो गए हैं, क्या पता कब जान निकल जाए। बस इसलिए कह रही थी कि शादी कर लो, बाद में हमने कहाँ देखने आना है। सिया ने आंखों में आंसू भरकर बोली, मेरी प्यारी मम्मा अभी आपको कुछ नहीं होता, अभी तो आपने मेरे बच्चों को भी खिलाना है। समर ने कार साइड में रोक कर सिया को गले से लगा लिया। फिर वो घर आ गए। हॉस्पिटल अंतरा काम कर रही थी कि उसे अंगद मिलने आ गया। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने आकर अंतरा को मुस्कुराकर कहा, इस तरफ आया था तो सोचा तुम्हें भी लेता चलूं। अभी छुट्टी में टाइम है, अंतरा बोली। तो क्या है, मैं वेट कर लूँगा, कहकर वो आराम से चेयर पर बैठ गया। अंतरा उसकी तरफ देखती ही रह गई। वो अंतरा को कैसे बताता कि समर ने उसे इसकी और सचिन की फ़ोटो भेजी है? अगर बता दिया तो आगे से समर कभी इसकी हेल्प नहीं करेगा। अंतरा को क्या पता कि फ़ोटो देखकर इस पर क्या बीती। ये उसी वक्त कार लेकर यहाँ आ गया। वो अपनी अंतरा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अंतरा अपने मरीजों को देख रही थी और अंगद आराम से साइड में बैठा फ़ोन देख रहा था। तभी एक अंतरा का हम उम्र लड़का उसके पास आया। वो उसके सामने बैठ गया। अंगद का ध्यान उसी वक्त फ़ोन से हटकर उनकी तरफ चला गया। हाँ जी बताइए डॉक्टर, मेरी ये कहानी बचपन में मुड़ सी गई थी, वैसे तो ठीक हो गई, पर अब फिर दर्द करने लगी है, वो लड़का गांव की भाषा में बोला। अंतरा उसकी बाँह पकड़कर देखने लगी। अंगद उसे घूर रहा था। उसने उसकी परवाह नहीं की और उसकी बाँह देखने लगी। आपने एक्सरे करवाया है? नहीं, मैंने नहीं करवाया। ठीक है, ये कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, आप करवा लो और ये दवा लो। इसकी एक गोली दर्द हो तब लेनी है, नहीं हुआ तो नहीं लेनी, उसने समझाया। अंगद बैठा देखता रहा, फिर वो लड़का चला गया। अंतरा ने उसकी शक्ल देखी तो वो समझ रही थी कि इसे जलन हो रही है। वो उसे इग्नोर करते हुए काम करती रही। छुट्टी के बाद जब वो कार में आकर बैठे तो बैठते ही अंगद बोला, तुम किसी के इतने नज़दीक नहीं जाओगी, किसी असिस्टेंट को रख लो, ये काम वो करेगा, तुम किसी को हाथ भी नहीं लगाओगी। अंगद जी आपको पता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेशेंट को चेक करने के लिए उसे हाथ लगाना ही पड़ेगा। आप कमाल करते हो, ऐसे कैसे आप मेरे काम में दखल दे सकते हो? अंतरा बोली। अंतरा तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा मैं ही तुम्हारी बात सुनता आया हूँ, इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अंगद गुस्से में आ गया। और अगर ना मानूँ तो आप क्या करोगे? आप समझते क्यों नहीं हैं, वे मेरा काम है। उसके बाद दोनों ही नहीं बोले। घर आ गया तो अंगद उसे उतार कर जाने लगा था कि राहुल आ गया। उसने अंगद से कहा,
अरे अंगद, क्या बात है, बाहर से ही जा रहे हो? चलो अंदर चलो, तुमसे कुछ बात करनी थी। राहुल के कारण अंगद को अंदर आना पड़ा। अंतरा पहले ही आकर सिया और समर के पास बैठ गई थी। राहुल को देखकर वो उसके पास आने लगी कि अंगद को देखकर ठिठक गई और सिया से बोली, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बेशक उसने कुछ नहीं कहा, पर सिया समझ गई। वो अंगद से मिली, फिर उन्होंने आपस में कोई काम की बात करनी थी तो वो उठकर अंतरा के पीछे चली गई। अंतरा कपड़े बदल कर निकली तो बेड पर बस सिया बैठी थी। उसने पूछा, दादी आप? वो लोग कोई काम की बात कर रहे थे तो मैं तेरे पास आ गई। क्या तेरा अंगद के साथ कोई झगड़ा हो गया? सिया ने पूछा। हाँ दादी, क्या करूँ, कभी कभी तो लगता है ये मेरे लिए परफेक्ट है, पर कभी कभी लगता है कि कहीं मैंने इससे शादी का फैसला करके कुछ गलत तो नहीं किया। अंतरा उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। ऐसा क्या हो गया? सिया ने पूछा। कुछ खास नहीं दादी, ये मेरे पास आ गया। मैंने एक मरीज को चेक किया, वो मेरी उम्र का था, उसकी बाँह हिल गई थी। अब चेक तो करना है तो ये कहते हैं कि मैं आगे से दूर से चेक करूं। दादी भला ये कौन सी बात हुई? मैं काम करती हूँ, ये क्या बात हुई भला? तेरी बात सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए। राहुल भी ऐसे ही हुआ करते थे, उन्हीं की वजह से मेरा ब्रांड ओनली फॉर गर्ल्स है। राहुल ने कहा था कि मैं लड़कों के कपड़े नहीं बनाऊंगी। मैंने नहीं बनाए। लोग पूछते हैं तो कह देती हूँ कि बस यूं ही नहीं बनाती। लेकिन अब लगता है कि अच्छा ही किया। काम इतना बढ़ गया है कि अगर जेंट्स का भी करते तो मुश्किल होता। पर तुम्हारा केस दूसरा है, तुम नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो? कर दिया, मुझे कोई लड़कों की कमी है क्या? अंतरा बोली। सिया बोली, हाँ नहीं तो क्या, मेरी बेटी करोड़ों में एक है, जिस पर उंगली रख देगी उससे शादी करने को तैयार हो जाएगा। वैसे मेरे पास, सिया कहने लगी थी कि वैसे उसके पास बहुत से रिश्ते हैं, पर उसे समर की बातें याद आ गई। वो बोली, अंतरा मैं तो बताना ही भूल गई, वो समर को अपने प्लान के बारे में पता चल गया। वो कहता है कि वो शादी अपनी मर्जी से करेगा, हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। क्या? उसे कैसे पता चला? तेरे लिए हैरानी की बात होगी, पर मेरा इससे पहले इस जैसे 2 और से वास्ता पड़ा है, सो मैं जानती हूँ। ये हैकर से तुम कुछ नहीं छुपा सकती, ये किसी भी सीसीटीवी तक पहुँच सकते हैं। सिया बोली। ओह दादी, अब मैं क्या करूं? वो नीचे बैठा है। दादू मेरी बात समझेंगे नहीं, इस बार मैं झुकने वाली नहीं। अंतरा बोली। मत झुकना, अगर तू गलत होती तो मैं तुझे डांटती, लेकिन जब तेरी गलती ही नहीं है तो क्यों दबना? राहुल की चिंता ना कर, वो मेरे खिलाफ जा नहीं सकता। सिया बोली। वो दोनों नीचे आ गए। अंगद राहुल से बातें कर रहा था, पर वो बीच बीच में अंतरा को देख लेता। उसे पता था कि ये अब भी नाराज है। राहुल ने कुछ भांप लिया और बोले, अंगद शादी कब की रखनी है? आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी है, मैं अभी चली जाती हूँ, आप रहिए यहीं पर। अंतरा ने नाराजगी से कहा। राहुल को पता नहीं था कि ऐसे नाराज हो जाएगी, तो वो बोला, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैं तो तुझे छेड़ रहा था। सॉरी दादू, मुझे कुछ और लगा। कोई बात नहीं बेटा। सिया, तुमने वो काम कर लिया जो मैंने तुझे कहा था, चलो मेरे साथ, हम देखते हैं। कहकर वो सिया को अपने साथ कमरे में ले गया। वो उन दोनों को अकेले छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो समझ गया था कि इनमें कुछ तो गड़बड़ है। अंतरा और अंगद कुछ देर यूं ही दूर दूर चुपचाप बैठे रहे। फिर अंगद उसके पास आया और बोला, क्या बात है अंतरा, अभी तक नाराज हो? नाराज ना हूँ तो और क्या करूँ? आप बेसिर पैर की बातें जो करते हो, भला एक आर्थो की डॉक्टर होकर भी मैं बिना हाथ लगाए किसी का इलाज कैसे कर सकती हूँ? देखो, हमें सिखाया जाता है कि मरीज को हम अपने माँ बाप ही समझे। अब ऐसे तो गायनी में जेंट्स डॉक्टर होते हैं, वो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स भी देखते हैं, पर हम उन्हें गलत थोड़े कहेंगे और ना ही उनके मन में कोई गलत ख्याल आता है। पर आप ये बात नहीं समझ सकते, तभी कहते हैं कि सेम प्रोफेशन में शादी करनी चाहिए। कोई दूसरा आपको नहीं समझ सकता। अंतरा ने सारी बात कह दी। ठीक है बाबा, सॉरी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हारे काम में दखल नहीं दूँगा। जो मर्जी करना, पर शादी मुझसे ही करना। बोलो कब करनी है? अब और डिले नहीं करना, तुम्हारा पता नहीं कब बदल जाओ। अंगद बोला। आप भूल क्यों जाते हो? भला मैं पागल हूँ जो आप जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर किसी और से शादी करूँगी? अंतरा बोली। वो तो है ही, कहकर अंगद ने उसे बाहों में भर लिया। छोड़ो, भी कोई आ जाएगा, कहकर अंतरा ने खुद को छुड़ा लिया। तभी राहुल और सिया भी वापस आ गए। उनके आने की आहट सुनकर ही अंगद और अंतरा एक दूसरे से थोड़ा हटकर बैठ गए।
फिर राहुल उसके साथ कुछ देर तक बातें करता रहा। दादाजी, मैं अगले महीने शादी करना चाहता हूँ। सिंपल सी शादी, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, बस आपका और हमारा परिवार हो। मैं चाहता हूँ कि जो पैसा हमने शादी में खर्च करना है वो किसी चैरिटी में दान कर दे, किसी का फ़ायदा हो जाए, अंगद बोला। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। तुम अपने घर बात कर लेना। डेट कौन सी सोची है बेटा? राहुल ने पूछा। जी, अगले महीने की 13 तारीख। उस दिन मेरा बर्थडे भी है, सो शादी और बर्थडे एक ही दिन हो जाएगा, अंगद बोला। अंतरा उसकी बातें सुनकर हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से सोचता होगा। 13 जून, ठीक है बेटे, अब तो किसी बात की टेंशन ही नहीं है, ना हॉल बुक कराना ना कैटरिंग की सोचना। ये शादी तो हम अपने लॉन में ही कर लेंगे। अंतरा, तुम क्या कहती हो? सिया बोली। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मैं एक सुंदर दुल्हन बनना चाहती हूँ, अंतरा बोली। कोई नहीं, वो तो हो जाएगा, दुल्हन तो तुम सबसे सुंदर होगी, अंगद बोला। सभी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर बातें करके अंगद अपने घर चला गया। दीपा ठीक हो गई थी, वो घर वापस आ गई थी। उनकी लाइफ फिर से पटरी पर आ गई थी। आज्ञा काम करने लगी थी, समर भी कॉलेज और अपने काम में बिजी हो गया। अंतरा ने शादी के लिए जोड़ा ले लिया था। उसका जोड़ा भी सिया ने ही डिज़ाइन किया था। अंतरा के कहने पर सिया ने अंगद के कपड़े भी डिज़ाइन कर दिए। दोनों के कपड़े एक से थे। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। अंगद और अंतरा की शादी। अंगद के कहे अनुसार शादी में लड़के वालों की तरफ से अंगद, उसके भैया निखिल और उसके दादाजी के अलावा उसके कुछ दोस्त थे, जबकि लड़की वालों के घर ना करते करते भी बहुत लोग हो गए थे। कुछ राहुल के दोस्त, फिर विक्रम के दोस्त हो गए थे, सिया की फ्रेंड्स, अंतरा के दोस्त और एंड में समर के दोस्त। उनके ना चाहते हुए भी काफ़ी लोग हो गए थे, पर ये सब उनके घर के ही थे। शादी उनके घर के लॉन में ही थी। सभी गेस्ट आ गए थे, बारात भी आ गई। बहुत ही सादगी से शादी हो गई। उन्होंने शादी का एस्टीमेट लगाया और फिर उतना ही पैसा अंतरा के अनाथ आश्रम और जूही के अनाथ आश्रम में आधा आधा दे दिया। कोई ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं की गई थी, ना बैंड बाजा, ना वो अमीर लोगों का जमावड़ा, कुछ नहीं था। बड़ी सादगी से शादी संपन्न हो गई। अब रोहन को देखकर राहुल जला नहीं और रोहन को खुशी थी कि अंतरा उसकी घर की बहू बन गई। शाम को इसी तरह अंगद के घर 2-4 लोगों ने उसका स्वागत किया। सभी बहुत खुश थे। बाकी दोनों ही परिवारों में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर अंगद शुरू से ही ऐसा ही चाहता था। वो खुश था कि अंतरा की सोच भी ऐसी है। डिनर के बाद अंगद के भैया और दादाजी होटल चले गए और बाकी सब अपने अपने घर लौट गए। घर में लखन, उसकी बीवी और ये दोनों ही रह गए थे। अंतरा लखन की बीवी को देखकर हैरान रह गई। लखन, तुमने शादी कब की? मेरी माँ बीमार थी ना, मैं वहाँ गया था तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। अब घर में आप आ गई तो सर ने कहा कि मैं इसे भी ले आऊं, सो मैं ले आया, लखन बोला। बधाई हो, कहकर अंतरा ने दोनों को शगुन देते हुए कहा। आपको भी बहुत बहुत बधाई बीबी जी, कुसुम बोली। बीबी जी नहीं, मैडम बोलो, लखन ने उससे कहा। नहीं नहीं, कहने दो जो वो ये कहती है, अंतरा ने कहा। अंगद बैठा उनकी बातें सुनता रहा। फिर वो लोग अपने कमरे में आ गए। अंतरा चुपचाप बेड पर बैठ गई। अंगद उसके पास आकर बैठ गया। दोनों ही पजल से थे कि क्या बात करें। दोनों की धड़कनें मेट्रो ट्रेन से तेज चल रही थी। तुमने ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? अंगद ने ही बात शुरू करने के लिए पूछा। 1 महीने की छुट्टी ली है। ये बात उनकी पहले भी हो चुकी थी, पर उसने भी जवाब दे दिया। मैंने भी महीने की छुट्टी ली है, बंगलौर जाने के लिए काफ़ी है। पापा और भैया स्पेशल कहकर गए हैं, अंगद बोला। हाँ जी, अंतरा को कुछ नहीं सूझा। अंतरा को उबासी आ गई। उसे देखकर अंगद को भी उबासी आ गई। थक गई होगी, अच्छा चलो सो जाते हैं। अंगद ने लाइट बंद की और लेट गया। उसने अंतरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गले से लगाकर गाल पर किस करके बोला, गुड नाइट। गुड नाइट। अंतरा ने भी उसके गाल पर किस करके उसे जवाब दिया। अंगद के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अगली सुबह जब वो उठी तो अंगद ने अब भी उसे अपनी बाहों में घेरा हुआ था। वो उसे देखकर शर्मा गई। तभी अंगद ने भी आंखें खोल ली और मुस्कुराकर बोला, क्या सोच रही हो मिसेस रायज़ादा? शायद यही सोच रही हो ना कि मेरा पति इतना हैंडसम कैसे है? हाँ जी, यही सोच रही थी। आप सोते हुए बहुत हैंडसम लग रहे थे। क्यों, वैसे मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या? अंगद ने पूछा।
मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रही थी कि वैसे तो आप हैंडसम ही हैं, लेकिन सोते हुए और भी प्यारे लगते हैं, अंतरा बोली। अंगद ने कहा, अच्छा जी, और कहकर उसके लबों को चूम लिया और उसे किस करने लगा। अंतरा भी उसकी बाहों में पिघल गई। समर कॉलेज में लैपटॉप पर काम कर रहा था कि एक लड़की उसके पास आई। उसने समर के लैपटॉप की तरह देखते हुए बोली, ये यहाँ पर कोड गलत है। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, समर ने कह दिया। उसे खुद पर भरोसा था कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस लड़की के जाने के बाद उसने देखा तो सच में उसने गलती कर दी थी। उसने पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसे हैरानी हुई कि कोई उसकी गलती निकालने वाला भी आया। अब मज़ा आएगा कॉलेज में। उसने प्रिंस से पूछा, ये कौन थी? प्रिंस ने कंधे उचकाकर कहा, इसे नहीं जानते, ये सोनिका है, अपनी सीनियर। पास बैठा एक लड़का बोला। ओह, तभी मैं सोचूं पहले कभी नहीं देखा, इसे मिलना पड़ेगा इससे। समर सोचते हुए बोला। वो एक मुस्कुराहट के साथ उस तरफ देख रहा था जहाँ से वो लड़की गई थी। उसने अपना लैपटॉप प्रिंस को पकड़ाया और उससे मिलने उसके पीछे चल दिया। वो उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी, वो भी अंदर चला गया। उसने सर को विश किया, फिर उस लड़की की तरफ देखकर बोला, हेलो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सोनिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, हेलो, हाँ जी, चलो, क्या बात करनी है? वो उसके साथ बाहर आ गई। आपने कोडिंग किससे सीखी? क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जी, आपने मेरी जो गलती निकाली वो आम लड़की नहीं निकाल सकती। हाँ, मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। ओह, तभी। जी, मैं भी कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, मेरा नाम समर है, समर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। सोनिका ने भी हाथ मिलाकर कहा, हेलो, मैं सोनिका हूँ, चलो कॉफ़ी पीने चलें, बैठकर बातें करते हैं। सनी मान गया। दोनों पास के कैफ़े में आकर बैठ गए। सोनिका दिखने में सुंदर थी, लंबी, पतली और गोरी। कोई भी लड़का उसे देखते ही उसका दीवाना हो जाता। समर उससे कोडिंग, डाटा लोडिंग आदि के बारे में बात करता रहा। समर, तुम्हें पता है, आज मैं कॉलेज तुम जैसे एक्सपर्ट की ही तलाश में आई थी। प्रिंसिपल सर से भी इसलिए ही मिलने आई थी। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने कोई गेम बनाने का सोचा है। अब तक की सभी फेमस गेम्स बाहर की हैं, अपने इंडिया की कोई नहीं है। बस वही करना चाहते हैं। मेरे साथ 4 और लोग हैं। अब अगर तुम साथ दो तो मेंबर पूरे हो जाएंगे, मोनिका ने बताया। गेम? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मैं भी ऐसा ही कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, एड्रेस बता देना, कल आ जाऊँगा, समर ने कुछ सोचकर बोला। फिर समर ने उसे आगे के काम के बारे में बहुत कुछ पूछा। सोनिका जवाब देती रही। फिर समर ने टाइम देखा, लंच टाइम खत्म होने वाला था, तो वो अपने रास्ते चले गए। समर खुश था कि कोई उसे उसके जैसा मिला। वो वापस कॉलेज आ गया। प्रिंस उसके आते ही शुरू हो गया, तुम ऐसे ही कहाँ चले गए थे? मुझे बताया भी नहीं। मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। तुम्हें पता है, वो जो लड़की थी ना, उसे बहुत नॉलेज है। हमें एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, समर उत्सुकता से बोला। अच्छा, तो जनाब किसी लड़की के पीछे भागे थे? भूल गए पहले क्या हुआ था? प्रिंस बोला। यार, एक बार हो गया, अब बार बार थोड़ी होगा। ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है। क्या? प्रिंस के लिए ये एक अजीब बात थी कि कोई लड़की कंप्यूटर एक्सपर्ट भी हो सकती है। और क्या, मैं भी हैरान हो गया था, पर अब ठीक है। अंगद का घर। अंतरा, दादू ने हमें बंगलौर बुलाया है, उन्हें मिल भी आएंगे और हनीमून भी हो जाएगा। मैंने कल की फ़्लाइट टिकट्स बुक करा दी है, पैकिंग कर लो, अंगद बोला। बहुत चालाक हो आप, एक खर्चे में 2 काम निपटाना चाहते हो, अंतरा ने छेड़ते हुए कहा। अरे यार, अगर तुमने कहीं और जाना है तो मैं उस जगह की टिकट्स बुक करा देता हूँ, अंगद उसी वक्त बोला। नहीं अंगद जी, मुझे किसी जगह का शौक नहीं है, मेरे लिए तो जहाँ आप हैं वही जगह सबसे अच्छी है, अंतरा बोली। अंगद ने आगे बढ़कर उसे पकड़कर गले से लगाकर कहा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने ही तो मुझे तुम्हारा कायल बना दिया था। तुम ऐसी बातें ना किया करो, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर दिल करता है कि तुम्हें प्यार करता रहूं, कहकर वो उसके माथे, आंखों, गालों पर किस करते हुए उसके लबों को चूम लिया। अंतरा को बाहर आहट सी सुनाई दी। वो अंगद को छोड़कर दरवाजे पर आई तो देखा कि कुसुम हाथों में ट्रे लिए वापस जा रही थी। उसने कुसुम को आवाज़ लगाई, कुसुम, चाय लाई थी क्या? हाँ दीदी जी, उसने शर्माते हुए कहा। ले आओ फिर, कहकर अंतरा कमरे में आ गई और अंगद को वॉशरूम में भेज दिया और बोली, वो बेचारी शर्मा गई है, आप अंदर चले जाओ। कुसुम चाय टेबल पर रखकर वापस चली गई। अंतरा ने उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया।
अंगद मुस्कुराते हुए बाहर निकला। अंतरा ने उसको गद्दी मारी और बोली, आप ना कहीं भी शुरू हो जाते हो, दरवाज़ा भी बंद नहीं किया। अंगद ने उसे फिर से पकड़कर गले लगा लिया और बोला, अब तो दरवाज़ा बंद है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहकर वो अंतरा को यहाँ वहाँ छेड़ने लगा। अंतरा को गुदगुदी हो रही थी। वो हंसते हुए उसे छोड़ने को कहने लगी। अच्छा छोड़ो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी, अंतरा हंसते हुए बोली। पर अंगद मस्ती के मूड में था। वो उसे जगह जगह किस करके छेड़े जा रहा था। अच्छा छोड़ो, हमने पैकिंग भी करनी है। अंतरा की सांस फूल गई थी। वो बहुत मुश्किल से बोली। अंगद ने उसकी हालत देखी तो उसे छेड़ना छोड़ दिया और बेड पर बिठाते हुए बोला, चलो पहले चाय पीते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। कल शाम की फ़्लाइट है। अगर तुमने अपने घर जाना है तो सुबह वहाँ चलेंगे, फिर शाम को वहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। अंतरा अंगूठा दिखाते हुए बोली। सांस के फूलने की वजह से उससे बोला नहीं जा रहा था और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। अंगद उसके पास बैठकर उसकी पीठ मलने लगा। अंतरा उसके कंधे पर सिर रखकर आराम से बैठ गई। अगले दिन वो आराम से 8 बजे उठे। नाश्ता वगैरह करके वो लोग अंतरा के घर आ गए। राहुल और सिया कब से उनका वेट कर रहे हैं। ये विक्रम काम से बाहर गया था और समर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। राहुल सिया अंतरा से मिलकर बहुत खुश हुए। सिया ने दोनों की आरती उतारी और फिर अंदर ले आई। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि जाने से पहले मिलने चले आए। अंतरा को मिलने का दिल कर रहा था। राहुल तो इसके जाते ही इसे याद करके बहुत रोए थे। कहते हैं मेरी बेटी अब बेगानी हो गई। सिया बोली। दादाजी, ये दादी क्या कह रही हैं। द ग्रेट राहुल ओबराय अपनी पोती की शादी में रोया। लोगों को पता चला तो लोग क्या कहेंगे। अंतरा राहुल को छेड़ते हुए बोली। इसमें लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि राहुल ओबराय अपनी पोती से कितना प्यार करता है। राहुल अपने स्टाइल से बोला। तभी समर तैयार होकर आ गया। वो अंतरा को देखते ही उसके पास आ गया और उससे ऐसे मिला मानो सदियों बाद मिला हो। समर अंतरा के सामने छोटा सा बच्चा बन जाता था। अंगद बोला, ओए साले, हम भी यहाँ हैं, हमें भी मिल लो। ओह, आपको कैसे भूल सकता हूँ जीजाजी, मैं तो बस दीदी से मिलने लग गया था। दीदी जी काफ़ी दिनों बाद आई हैं ना, इसलिए उनसे मिल रहा था। समर अंगद से हाथ मिलाकर उसके पास ही बैठ गया। हम लोग बंगलौर जा रहे हैं, चलोगे? बंगलौर मैं कभी नहीं गया, मुझे ले जाओगे आप? हाँ, तभी तो पूछ रहा हूँ, अंगद बोला। आप वहाँ पर कितने दिन रुकोगे? 1 महीना। ठीक है, फिर अभी आप लोग जाइए, मैं 5-6 दिन बाद आऊँगा। मुझे एक काम है, ख़त्म करके आ जाऊँगा, समर ने बताया। चलो ठीक है, तुम फ़ोन कर देना, मैं ले आऊँगा तुम्हें, अंगद ने उससे कहा। वो लोग सारा दिन वहीं रहे, फिर शाम को वहीं से एयरपोर्ट चले गए। उनके जाने के बाद समर सोनिका की बताई हुई जगह पर गया। वहाँ पर सोनिका के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की और थी। सोनिका ने उसे उनसे मिलवाया। गाइस, ये है समर, और समर ये है रचित, उदय और श्रेया। सब ने उसे और उसने सबको हेलो कहा। सोनिका ने आगे बताया, रचित और उदय गेम बनाते हैं और ये इन दोनों की हेल्पर हैं। मैं इस प्रोजेक्ट की बॉस हूँ, अब तुम देखो क्या करोगे। मैं भी इनकी गेम डेवलप करने में हेल्प करूँगा, बाकी मैं इससे पैसा भी लगाऊँगा, तो मुझे 50% शेयर भी चाहिए, समर बोला। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम चारों ने बराबर पैसा लगाया है तो शेयर भी बराबर होना चाहिए। आपको 50 देकर हमारे पास तो सिर्फ 12.5% हर एक को आएगा, जबकि अब हम हर एक को 25% मिल रहा है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि सबको 20% दे देते हैं, सोनिका बोली। अगर मैं कहूँ कि जितना तुम चारों ने इसमें लगाया है उतना पैसा मैं अकेले लगा दूँ तो, समर अपने ही स्टाइल में बोला। क्या तुम्हें पता भी है इस पर कितना लगा है? अब तक 50 लाख के करीब लग चुका है हमारा। तुम अकेले 50 लाख लगा सकते हो? रचित ने हैरान होकर बोला। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो उससे भी ज़्यादा लगा सकता हूँ। क्या? वो चारों हैरान होकर बोले। चलो डील डन, ठीक है ना, सोनिका ने दोस्तों को देखकर कहा। उन्होंने काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। अब वो लोग बैठकर सलाह बनाते, फिर उसे गेम में डालते। समर ने नोट किया कि सोनिका हमेशा उससे जुड़कर बैठती थी। फिर एक दिन सिर्फ ये दोनों आए थे, बाकी छुट्टी पर थे, तो यूं ही एक बात पर उसने समर के गाल पर किस कर दिया। समर को अचानक आज्ञा याद आ गई। उससे दोस्ती को साल से ऊपर हो गया और उसने कभी इस तरह नहीं किया। पता नहीं ये ज़्यादा फॉरवर्ड है या वो बैकवर्ड है। वो उस शाम आज्ञा से मिलने गया। दोनों कैफ़े में मिले। वो आज्ञा के साथ ही बैठ गया।
उसकी धड़कनें बढ़ गई। उसने सोचा कि सोनिका के साथ होता है तो उसकी धड़कन को कुछ नहीं होता, पर उसने धीरे से आज्ञा का हाथ पकड़ लिया तो उसका पूरा शरीर कांप गया। वो सोचकर हैरान हो रहा था कि ये फीलिंग सोनिका के साथ क्यों नहीं होती। लड़की ये भी है और वो भी लड़की है। आज्ञा ने झट से अपना हाथ खींच लिया और उठकर दूसरी सीट पर बैठकर बोली, समर ये क्या कर रहे हो? नशा तो नहीं कर रखा है तुमने? तुम पहले ऐसा कभी नहीं करते, आज क्या हुआ? आज्ञा 1 मिनट, मुझे यहाँ किस करना जरा, समर ने अपने गाल पर उंगली लगाकर कहा। समर मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम आज पागल हो गए हो शायद, मैं जा रही हूँ, कहकर आज्ञा बुड़बुड़ करती हुई वहाँ से चली गई। समर उसे रुकने के लिए कहता रहा पर वो कब की चली गई थी। समर घर आया तो वो पजल था कि ऐसा क्यों हुआ, वो किससे पूछ सकता है। उसे अंगद की याद आई। उसने अंगद को फ़ोन लगाया। हेलो जीजाजी, आप बेंगलोर पहुंच गए? हाँ हम पहुंच गए, तुम बताओ सब ठीक है? जीजू एक बात पूछनी थी, वो ना मेरा एक दोस्त है, उसकी 2 लड़कियों से दोस्ती है। वो गर्लफ्रेंड नहीं है, दोस्त है। एक लड़की उससे लिपट कर बात करती है तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी दूसरी फ्रेंड को हाथ लगाया तो वो कांपने लगा और उसकी धड़कन तेज हो गई। वो मुझे पूछ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इसका बस एक ही मतलब है कि तेरे दोस्त को उस लड़की से जिसे छूने से वो कांपता है प्यार हो गया है, अंगद बोला। मुझे आज्ञा से प्यार है, कैसे हो सकता है? सोनिका तो उससे इतनी सुंदर और इंटेलिजेंट है, फिर मैं आज्ञा को कैसे प्यार कर सकता हूँ? समर बोला। प्यार ऐसा ही होता है, जानते हो मेरा और अंतरा का प्यार भी ऐसा ही था। मुझे भी पता नहीं था कि मुझे उससे प्यार हो गया है, जब तक वो साथ थी तो पता ही नहीं चला, लेकिन जब उससे दूर हुआ तो इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया, अंगद बोला। कहकर समर ने फ़ोन बंद कर दिया। उसने सोचा कि ये हो ही नहीं सकता। आज्ञा नहीं, वो किसी भी एंगल से मुझे प्यार करने लायक नहीं लगती। उसने तय किया कि वो इस सब के बारे में नहीं सोचेगा और जैसी लाइफ करेगी वैसे ही वो चलता रहेगा। अगले दिन वो गेम सेंटर गया। उनकी गेम लगभग तैयार हो गई थी, उन्होंने उसे लॉन्च करना बाकी रह गया था। उन्होंने लॉन्चिंग के लिए 2 दिन बाद का दिन रखा था। समर, मैं अब तक नर्वस नहीं हुई थी पर अब डर लग रहा है, वो समर को गले लगाकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली। समर ने उसकी पीठ को थपथपाकर बोला, दुनिया में किसी काम के सिर्फ 2 ही रिजल्ट होते हैं, फेल या पास। देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हमने तो पूरी कोशिश की है बेस्ट गेम बनाने की, अब लोगों को वो बेस्ट लगती है या नहीं वो जाने, रचित बोला। टेंशन करने से क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। चलो आज इतने दिनों बाद फ्री हुए, पार्टी हो जाए, उदय बोला। फिर सब पार्टी करने लगे, खूब नाच गाना हुआ। समर को छोड़कर सबने ड्रिंक की। यार समर तुम भी अजीब हो, ये वाइन है, ये कौन सा शराब है, तू थोड़ी सी तो ले, सोनिका बोली। चाहे शराब हो या कोई और, पीना कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे पसंद ही नहीं है, समर ने कहा। सोनिका ने इस बात पर कोई ध्यान ना देते हुए बाकियों के साथ ड्रिंक करती रही और मस्ती करती रही। सोनिका ने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी। सोनिका तुम्हारा घर कहाँ है, समर ने पूछा, लेकिन वो बिल्कुल होश में नहीं थी। तब समर ने श्रेया से पूछा तो उसने उसे सोनिका का एड्रेस दे दिया। उसने बताया कि सोनिका वहाँ अकेली ही रहती है, जबकि उसके पेरेंट्स शिमला में रहते हैं। वो उसे छोड़ने उसके घर आया। उसने उसे इस 2 कमरे वाले फ्लैट के अंदर ले गया और बेड पर लिटा दिया। सोनिका को कुछ पता नहीं था, वो लेटते ही सो गई। समर ने उसके घर का जायज़ा लिया कि सब कुछ लॉक है या नहीं। फिर चेक करने के बाद वो बाहर से बंद करके चला गया। उसने सोचा कि वो पड़ोसी को बता दे तो उसने पड़ोसी का गेट खटखटाया। एक मिडिल एज आंटी ने दरवाज़ा खोला। समर का ऑरा देखकर रिस्पेक्ट से बोली, हाँ जी कहिए, किससे मिलना है? आंटी मैं ये पड़ोस की सोनिका को छोड़ने आया हूँ, उसने ड्रिंक कर रखी है, मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है, आप सुबह उठकर वो खोल दीजिएगा प्लीज़, समर बोला। देखो बेटा, आज पहली बार कोई तुम जैसा अच्छा लड़का देखा है जो उसे छोड़कर जा रहा है, इसलिए कह रही हूँ बेटा इसके चक्करों से दूर रहना, क्योंकि ये अच्छी लड़की नहीं है। हर दूसरे दिन किसी नए लड़के के साथ आती है और सारी रात हंगामा करती है, लड़के सुबह वापस चले जाते हैं। इसके मम्मी पापा इतने शरीफ हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये यहाँ ये सब करती फिरती है। 2-3 अबॉर्शन भी करवा चुकी है, कहने पर कहती है कि मैंने करवाए, आपको क्या? बेटा अच्छे रहोगे, इसे अभी छोड़ दो। आंटी शुरू हुई तो चुप ही नहीं हो रही थी।
ठीक है आंटी जी, कहकर समर वहाँ से आ गया। वो सारे रास्ते सोचते रहा कि सोनिका खुद को मॉडर्न कहती है क्या, छोड़े कपड़े पहनने, ड्रिंक करने और बहुत से लड़कों से संबंध बनाने से कोई मॉडर्न हो जाता है। ये गलत सोचती है, क्योंकि हम लोग ऊपर से जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन दिल से भारतीय ही हैं। आजकल के लड़के गर्लफ्रेंड तो इस तरह की मॉडर्न ही मांगते हैं, पर पत्नी बैकवर्ड ही चाहिए, जो उसके अलावा किसी लड़के को ना बुलाए, उसके माँ बाप के साथ ठीक बर्ताव करे वगैरह। जैसे जैसे समर सोचता जा रहा था, उसे सोनिका गलत लगती जा रही थी। फिर उसने सोचा कि वो उसे समझा कर देखेगा। अगले दिन वो गेम सेंटर आया। उसने गेम को दोबारा चेक किया। वो चाहता था कि लॉन्च करने पर कोई गलती ना हो। रचित, उदय और श्रेया भी आ गए, पर सोनिका अभी तक नहीं आई थी। उसने सबको कल के लिए तैयारी करने को कहा। सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। सोनिका आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि उसे कौन छोड़ने गया था। समर को उसका ये लापरवाह बिहेवियर अजीब सा लगा, पर वो कुछ नहीं बोला। वो अपना काम करता रहा। अगले दिन उसने गेम लॉन्च की। लॉन्चिंग पर उनके कॉलेज के बच्चे थे। चीफ गेस्ट के तौर पर राहुल और विक्रम आए हुए थे। आज्ञा सिया के साथ आई थी। बाकी शहर भर के लोग आए थे। इन पांचों की टीम स्टेज पर थी। आसपास बड़े बड़े स्क्रीन लगा रखे थे। उन्होंने गेम खेलकर दिखाई। कितने ही लोगों ने इसे लोड कर लिया। राहुल और विक्रम के आने से उनकी गेम ज़्यादा फेमस हुई। देखते ही देखते उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। सभी बहुत खुश थे। सभी उछल उछल कर खुशी मना रहे थे। समर स्टेज पर खड़ा ही आज्ञा से पूछ रहा था कि कैसा रहा। आज्ञा अंगूठा दिखाकर इशारे से कह रही थी कि बहुत बढ़िया। सोनिका एकदम से आई और उसने समर को गले लगाकर उसके होठों पर किस कर दिया। समर एकदम से चौंक गया। उसकी नज़रें आज्ञा पर थी। ये सब देखकर आज्ञा के चेहरे से खुशी गायब सी हो गई और उसका चेहरा उदास हो गया। वो दूसरी तरफ देखने लगी। समर ने सोनिका को पीछे हटाया, पर सोनिका उछल उछल कर समर को गले लगाए जा रही थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।